अच्छे से रिवाइज कर लेना। यहाँ पे ये आइडेंटिटी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। सो फ्रेंड्स, what is the formula of volume of cylinder pi r square h। अरे भूल गए भाई, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर भूल गए हो तो। जैसे कि आपको पता है आपका बोर्ड एग्जाम कल सुबह ही है और आप इस वीडियो को देख रहे होगे, तो भाई आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने इस एक सिंगल वीडियो में भाई बस 10 मिनट, आपको 10 मिनट देनी है और 10 मिनट में आप अपने पूरे मैथ के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, चैप्टर रियल नंबर से लेकर चैप्टर प्रोबेबिलिटी तक, वो सारे फॉर्मूले इस वीडियो में कवर कर लोगे केवल 10 मिनट में। ठीक है भाई। और देखो जैसे कि आपको पता है, यदि आपको फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूला भी लिख के आ जाओगे तो वहां पे आपको स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं। तो भाई बस ये वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, अपने दोस्तों के पास बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दो इसको। तो यहाँ पे ये है आपकी बिल्कुल पूरी मैथ्स की फॉर्मूला सीट। देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने, रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे 100% एक क्वेश्चन बनता है, चाहे एमसीक्यू हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स फाइंड करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे ये रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लो, रट लो इसे। अब यहाँ पर चैप्टर 2 आता है आपका पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में देखो भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं मैं अल्फा इंटू बीटा की, तो वो हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। ठीक है भाई। देखो यहाँ पे आपके पास सम ऑफ जीरोज गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा, तो वो आपसे डायरेक्ट क्या पूछ लेगा, वो डायरेक्ट आपसे जनरल फॉर्म जो आपकी इक्वेशन है वो इक्वेशन पूछ लेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां से ये डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो। और भाई यहीं पे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में अल्फा एंड बीटा की ये सारी आइडेंटिटीज हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट दिखेंगी, इनसे क्वेश्चन बिल्कुल दिखेंगे आपको। ठीक है भाई, इनको भी एक बार जरूर देख लेना। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भाई देखो यहाँ पर ये है इसकी जनरल फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। मैं डायरेक्ट कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, जो चीज इंपॉर्टेंट है बस वो डिस्कस करने वाला हूं उसमें। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट की बात करूं मैं, ये आपके पास पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है। इन तीनों ही केस को बिल्कुल अच्छे से देख लो। जब आपके पास a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, तो यहाँ पे जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सोल्यूशन होंगे, यानी वो एक्जैक्टली एक ही पॉइंट पर कट करेगा। और देखो जब कभी भी सोल्यूशन मिले तो कंसिस्टेंट, और सोल्यूशन ना मिले तो इनकंसिस्टेंट, बस इतनी चीज याद रख लो। ठीक है भाई। देखो यहाँ पर केस नंबर 2 है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, तो यहाँ पे जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगी। और इसके सोल्यूशन की बात करूं तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएंगे। मैंने जैसे कि बताया आपको, जब कभी भी सोल्यूशन आ जाए तो कंसिस्टेंट, सोल्यूशन ना आए तो इनकंसिस्टेंट। अब केस नंबर 3 पर चलते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 एंड ये डज नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, तो यहाँ पे जो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी, यानी वो कभी भी मीट नहीं करेंगी एक दूसरे को। और वहां पे जो सोल्यूशन होंगे वो नो सोल्यूशन, यानी एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक भी सोल्यूशन नहीं आया, तो मैं बोल सकता हूँ ये कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है भाई। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के जितने भी फॉर्मूला और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको जल्दी से 20 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले। ठीक है भाई। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स की बात करता हूं मैं, यहाँ पे ये जनरल फॉर्म के बने आपको। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, जैसे कि आपको पता होगा। अब यहाँ पे कुछ केस है, इन केस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। केस फर्स्ट है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी d आपका ग्रेटर देन 0 हो, तो वहां पे जो रूट होंगे वो दोनों ही अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट और रियल रूट होंगे। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके पास जो k की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आता है वो इसी केस नंबर 2 से आता है। जब d इक्वल 0 होगा तो देखो 2 इक्वल एंड रियल रूट होंगे, और दोनों रूट सेम होते हैं। ये कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ये चीज याद रखना। अब केस नंबर 3 की बात करता हूं, जब d आपका ग्रेटर देन नहीं लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे जो रियल रूट होंगे ही नहीं, कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, यहाँ पे आपके इमेजिनरी रूट आएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा भाई। साथ के साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना भाई, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है। ठीक है भाई। तो अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ताकि भाई उनकी भी हेल्प हो सके इस वीडियो को देखने के बाद। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो भाई, इस फॉर्मूले में क्या है, कुछ नहीं है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। जैसे कि आपको पता है ये क्या है, डी है, डिस्क्रिमिनेंट है। अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भाई देखो धमाकेदार जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब मैं बताता हूँ बस आपको 20 सेकंड में। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में जनरल फॉर्म क्या होती है भाई, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। देखो यहाँ पे जो d होता है, ये जो d होता है ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है भाई, जब हम a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करेंगे तो यानी वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल के आता है। और यहीं पे देखो nth टर्म वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आते हैं इससे। nth वाला फॉर्मूला क्या है भाई, देखो यहाँ से केस स्टडी के क्वेश्चन भी बनते हैं एपी से, तो भाई ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ये जो n है वो नंबर ऑफ टर्म है और a आपका फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। अगर मैं सम वाले फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे जब कभी भी देखो सम वाला फॉर्मूला ये रहा, सम वाला फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई। और यहाँ पे
देखो जब कभी भी आपको लास्ट टर्म दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। यहाँ एल क्या है आपका, लास्ट टर्म है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो ये चीज बिल्कुल सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, जब 3 टर्म हो तो देखो कौन कौन से होंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। बस एक चीज याद रखो, बीच में आपका ए आएगा और अगल बगल ए माइनस और प्लस, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4th टर्म हो तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, ठीक है भाई। इससे भी बिल्कुल अच्छे से एकदम कंठस्थ कर लेना, क्योंकि भाई इससे भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसकी, nth टर्म फ्रॉम द एंड। जो nth टर्म फ्रॉम द एंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन फ्रॉम एंड इक्वल टू 1 माइनस, ये ब्रैकेट भाई यहाँ पे गलती कर सकते हो आप, तो 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ पे मैं आपको प्रो टिप बताऊँ, एक सीबीएसई एग्जाम में ए एन और एस एन के बीच का रिलेशन भी पूछा जाता है। ये जो रिलेशन है भाई, इस रिलेशन को डायरेक्ट याद कर लो, एमसीक्यू में दिख सकता है आपको, ठीक है ना भाई। चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल से भाई देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बीपीटी, जिसे हम थिल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। एक बार देख लो भाई, वीडियो देख लो, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अब मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आपसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट ये रहा, सेक्शन फॉर्मूला। इस सेक्शन फॉर्मूले में बच्चे क्या करते हैं, प्लस माइनस में गलती करते हैं, तो भाई यहाँ पे इसे ध्यान से देख लेना। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या करेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। भाई इनको भी अच्छे से कर लेना कंप्लीट, ठीक है। ये आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला, सेंट्रोइड का फॉर्मूला देखो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और ये डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ट्रिक देख लो भाई, जब कभी भी आपसे डिस्टेंस निकलवाए फ्रॉम x एक्सिस तो जो आंसर होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। भाई सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 नंबर का मिलेगा। और जब डिस्टेंस निकलवाई आपसे फ्रॉम y एक्सिस तो यहाँ पे सीधा x कोऑर्डिनेट आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। भाई वीडियो को लाइक करते हुए चलो साथ के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को, तबाही मचा दो बिल्कुल। चैप्टर नंबर 8 आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, ये एक बार और आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। यहाँ पे ये आइडेंटिटी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। जैसे कि आपको पता होगा cot थीटा इक्वल टू होता है आपका cos थीटा अपॉन में sin थीटा, इसे भी आप एक बार देख लेना। एंड tan थीटा इक्वल होता है आपका sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये वैल्यू अच्छे से याद कर लेना, ठीक है भाई। और देखो यहाँ पे ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी हुई है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो। बाकी के जितने भी रिलेशन है उन रिलेशन से आप जितनी भी वैल्यू वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे रिवाइज करो। एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से यहाँ से भी एमसीक्यू में भाई बिल्कुल क्वेश्चन बन जाता है। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, ठीक है भाई। यहाँ पे कुछ बेसिक रिलेशन है tan थीटा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया cot थीटा और tan थीटा का, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 है आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो इसके की टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले आपको गिवन होगा कुछ भी क्वेश्चन में लाइन ऑफ साइट, उसका मीनिंग है आंख से ऑब्जेक्ट तक की सीधी लाइन, ठीक है भाई। आंख से ऑब्जेक्ट तक की सीधी लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, याद रखना, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है भाई। यहां पे दूसरा पॉइंट, मोस्ट यूज्ड रेशियोज, जो भाई बहुत ज्यादा यूज होते हैं। यहां पे 90% क्वेश्चंस इन 3 रेशियो से सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले tan थीटा, जैसे कि मैंने बता दिया, tan थीटा वो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, किसी से भी कर सकते हो आप, जो ट्रिक आपको लर्न हो उससे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जब हाइट और डिस्टेंस का रिलेशन हो और यहाँ पे जब लेडर या काइट की स्ट्रिंग की लेंथ हो, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है भाई। अब मूव करते हैं हम 4th पॉइंट की तरफ, इंपोर्टेंट रिलेशन, ठीक है भाई। देखो अगर एंगल आपका 45 डिग्री है तो डायरेक्ट हाइट इक्वल हो जाएगी हमारी डिस्टेंस के। अगर एंगल 30 डिग्री है और 60 डिग्री का पेयर है, अगर एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री का पेयर है तो जो डिस्टेंस होगी आपकी वो हाइट इंटू √3 होगी, और हाइट होगी वो डिस्टेंस इंटू √3 होगी, ठीक है भाई। ये याद रख लेना, फॉर 30 डिग्री के लिए है और ये 60 डिग्री के लिए है, ठीक है भाई। और एक और चीज देखो, यहाँ पे प्रो टिप है भाई, हमेशा याद रखें कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई हमें पता ही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसकी वजह से क्या होगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसके बिना भाई डायग्राम पूरा हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, साइन और कॉस की आपको वैल्यूज याद है तो आप उन्हीं से कर लोगे, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल की तरफ। देखो भाई चैप्टर नंबर 10 सर्कल से जितनी भी पॉइंट है वो मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट एंड रेडियस का जो एंगल है, जब रेडियस आपका परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के, ठीक है भाई, या टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
तो ये वाली आपको याद होगी, लेंथ आर इक्वल पी इक्वल टू पी बी। भाई कुछ थ्योरम है, इन थ्योरम को एकदम बढ़िया तरीके से कर जाना। सर्कल से थ्योरम 100%, सर्कल और बीपीटी, ये भाई ये बिल्कुल छोड़ के ही नहीं जानी। ये थ्योरम आप एक बार अभी भी अगर आप एग्जाम हॉल में नहीं गए हो, वीडियो को देख रहे हो, तो भाई एक बार इन दोनों थ्योरम्स को जरूर देख लेना फॉर्मूला देखने के बाद, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इनको एक बार जरूर अच्छे से देख लेना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू रिमेंबर, ये भी भाई अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है भाई। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस, ये सारे फॉर्मूलेज एक बार जरूर देख लेना। अब देखो ये है कुछ आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 11 से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार नजर जरूर मार लो इन पे। पेरीमीटर हो गया, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का हो गया, ये लेंथ ऑफ आर्क। भाई ये जितने भी फॉर्मूले, इन फॉर्मूले पर एक बार नजर जरूर मार लो आप। ये भाई डायरेक्ट अगर आप इन फॉर्मूले को भी कॉपी में लिख कर आते हो तो आप सीधे स्टेप मार्किंग के नंबर लेकर जाओगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है भाई। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। भाई यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आपने फॉर्मूले अच्छे से कर रखे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस चैप्टर से क्वेश्चन बाहर जाने वाला ही नहीं है आपका। ये फ्री के नंबर है आपके लिए। यदि आपकी कैलकुलेशन, अगर आपने कैलकुलेशन अच्छी प्रैक्टिस की और आपके फॉर्मूले अच्छे से लर्न है तो भाई यहां से क्वेश्चन बिल्कुल जाने वाला नहीं है आपके पास, ठीक है भाई। ये देख लेना एक बार अच्छे से। ये आपका स्पेयर का हो गया, ये हेमिस्फीयर के हो गए जितने भी हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। और ये ऊपर मैंने जो स्लाइड है उस स्लाइड में ये किसके हैं, ये सिलेंडर के हैं, और ये क्यूबॉइड के हो गए, ये क्यूब के हो गए, एंड ये हो गए आपके कोन के, ठीक है भाई। ये स्लेंट हाइट याद रखना, स्लेंट हाइट इक्वल होती है आपकी अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के, ठीक है भाई। जैसे कि ये हमारे पास क्या एक कोन है मान लो, तो यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये आपकी रेडियस होती है, और ये आपकी क्या होती है, ये स्लेंट हाइट होती है, और ये आपका परपेंडिकुलर हाइट होती है, ठीक है भाई। एक बार अच्छे से जरूर देख लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट को भी आप जरूर देख लेना। अब यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 13 आपके सामने स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स देखो सबसे पहले देखो ये डायरेक्ट मेथड लर्न कर लो बिल्कुल अच्छे से भाई। ये देखो स्टैटिस्टिक्स हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गए, बिल्कुल एकदम सिंपल चैप्टर है और एकदम फ्री के नंबर मानो। अगर आपने अच्छे से थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है तो भाई फ्री के नंबर है, बस आपको ये फॉर्मूला रिवाइज करने की जरूरत है एक बार, ठीक है। ये अज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये मोड का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा ये एल क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये एच क्या होती है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, इसे F0 भी बोल देते हैं, F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये मीडियन का फॉर्मूला, भाई मीडियन का फॉर्मूला ये अच्छे से कर लेना। और देखो भाई ये इंपेरिकल फॉर्मूला बिल्कुल मत छोड़ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% क्वेश्चन आने वाला है इससे भाई। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इससे बिल्कुल मत भूलना भाई, एमसीक्यू में दिखने वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होगा क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। मॉडल क्लास वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, और मीडियन क्लास वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, जस्ट बड़ी हो। एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है भाई। ये जितने भी फॉर्मूले भाई बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, बिल्कुल एक भी लीव नहीं करना। अब देखो मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 14 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी से देखो सबसे पहले क्या है आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। भाई ये भी अच्छे तरीके से एक बार जरूर देख लेना। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ये हमेशा क्या होता है, इनका जो सम आता है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है, ठीक है भाई। तो एक बार इन सबको अच्छे से जरूर देख लेना। ये कार्ड से रिलेटेड जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे गिवन है, इसको भी एक बार अच्छे से जरूर देख लेना, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके कुछ। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी देखो, जो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो देख लो एक बार। ये जो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है ये हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगी। भाई इससे बिल्कुल भी मत छोड़ना, एमसीक्यू में 100% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो जब आपके पास श्योर इवेंट हो यानी प्रोबेबिलिटी हो तो वो कितना होगा, 1 होगा। जब इम्पॉसिबल इवेंट हो तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी 0 होगी। देखो भाई मैंने जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपके इस वीडियो में कंपाइल कर दिए, वीडियो में जितना भी है वो सब कुछ समझा दिया। बस आपको अच्छे से इनको एक बार जरूर देख लेना है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं एक बार इनको आप जरूर देख लेना अच्छे से। तो भाई बस आपको कुछ नहीं करना, शांति से पेपर दे के आना है, पैनिक ज़्यादा करना नहीं है। जो आपने पढ़ा बस उसी पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है ना। तो ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं मैंने सारे फॉर्मूलेज आपको करा दिए हैं। तो भाई बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल माय चैंपियंस। भाई पेपर बिल्कुल फोड़ के आओगे आप, ये मुझे पता है, ठीक है ना। तो भाई मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल हो तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं आपका इंतजार जरूर करूंगा।